सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल आपको पता है कि मुल्क के साथ ही हमारा चलता है, कभी खुशी कभी गम, जिस तरह से हम कहते होते हैं। बिल्कुल। तो आज के दिन में जो है पॉजिटिव चीज़ें कम हुई हैं, नेगेटिव ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अगर हम आज की चीज़ों से सीख लें और उनको कल पे इम्प्लीमेंट कर लें तो कल का दिन अच्छा हो। सर बिल्कुल सर, मैं ज़रा सर आज के दिन, सर कल के रोज़ हमने ये कहा था कि संडे को जो प्रोटेस्ट है उसकी हम अपडेट्स बाकायदा तौर पे यहाँ पेश करेंगे, जब जो अब तक हमारे पास चीज़ें हैं उस तक। तो सर मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें करते तो फिर उसके ऊपर हम तजिया पेश कर देते हैं। तो सर रुकावटें बहुत सारी नज़र आई लाहौर के अंदर। आज आप और मैं फिरते रहे, देखते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। कंटेनरबाजी चल रही थी उन जगहों पे जो पीटीआई हॉटस्पॉट्स जिनको कहा जाता है। लोग कोई नहीं थे, लोग कोई इकट्ठे नहीं हुए, कोई एक जॉइंट एफर्ट नहीं थी कि यहाँ से हम इकट्ठे होकर अब हम सारा रुख अपना कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, रेड जोन की तरफ। ऐसा कुछ नहीं था। इस्लामाबाद के अंदर से मुख्तलिफ लोगों की, शहरियों की जो हमें इमेजेस नज़र आई देखी हमने, वो बड़े तंग थे और उनको परेशानी का सामना था कि वो ना इस्लामाबाद एग्ज़िट कर सकते हैं, ना जो आना चाहते हैं इस्लामाबाद वो जा सकते हैं। संडे मैं याद करता हूँ वो दिन होता है जब कुछ लोग जो आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं और वापस अपने शहर जाते हैं तो वो मोटरवेज़ का बहुत यूज़ करते हैं। मोटरवेज़ मुकम्मल तौर पे बंद थी। आपको मतलब ऐसे कि टोल से पीछे वापस भेज दिया था कि आप नहीं जा सकते। उसके ज़रिए हमने बहुत चीज़ें देखी कि लोग ऐसे जो अपने बच्चे, अपना सामान, सब कुछ पैदल सफ़र कर रहे हैं और जा रहे हैं कि जी हमने किसी जगह पे पहुंचना है। जिनका धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अटक के कुछ मनाजर मैंने देखे और जगहों के। कराची से भी आप देख लें कि एक शख्स ने कराची से इस एरिया में आना है, हमारे सूबे में आना है, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इससे जो परेशानी का सामना लोगों ने किया है उसकी तो वैल्यू मेरे ख्याल में लगाई नहीं जा सकती। और मैं ये नहीं कह रहा कि लगाई नहीं जा सकती, कोई लगाएगा भी नहीं, एक ये बात होगी। दूसरा, टू व्हाट एंड, ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि भाई आपने मंतकी अंजाम किया है इस चीज़ का। मंतकी अंजाम जो है ना आपको पता है ना मुझे पता है क्या है। मुतालबात की हद तक बात कर लें तो जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है रऊफ़ हसन, उनका एक बयान था कल का जो आज भी चलता रहा कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ ये कि हो रहे हैं हुकूमत के साथ। उन्होंने इसके अंदर ये भी हवाला दिया कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो शौकत खानम में भी दाखिल हैं और लेकिन उसके बावजूद भी जो सीनियर लीडरशिप है वो बात कर रही है। अताउल्लाह तारड़ साहब जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका बयान ये था कि हमारे कोई ना मुज़ाकरात हैं, ना हम करना चाहते हैं, ना हम करेंगे। तो ये मुज़ाकरात वाली बात जो है जिससे ये अमूमन एक एहतजाज या एक रैली या एक धरना टूटता है, उसकी कोई बुनियाद जो है वो एक पार्टी कह रही हो रही है, एक पार्टी कह रही है जिसने मुज़ाकरात असल में उनके ऊपर मानना है वो कह रही है ही नहीं। ये एक मसला हो गया। दूसरा सर आप देखें कि अभी तक वो वाला जो एक होता है ना जी, इस दिन हमने पहुंचना है और पहुंचेंगे, तब तक कोई ना कोई एक अमला जो है और एहतजाजी वहाँ पहुंच चुके होते हैं। आज ऐसे नहीं हुआ। इससे एक ये ज़हन में बात पैदा होती है और ये ज़राए के मुताबिक यही है कि पीटीआई जो है थोड़ी स्लो गेम खेल रही है। पीटीआई जो है वो ये चाह ये रही है कि या तो हम थक जाएंगे या आप थकेंगे। अब उस थकावट के अंदर हुकूमत के ऊपर जो ज़रा बर्डन है वो ज़्यादा है। हुकूमत ने चूँकि एक ज़िंदगी का एक आना जाना सब कुछ जो है वो बंद करके रखा हुआ है। वो आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा दिन होगा। अब 3 दिन से आगे अवाम भी शायद इस चीज़ को बर्दाश्त करना ना समझे कि ये हो ही नहीं सकता। तो हुकूमत या तो बैक पैडल कर जाए और उनको लगे कि यार कोई नहीं आ रहा और जैसे ही वो करें वो लोग आ जाए सारे वहाँ पे। तो ये सर एक गेम चल रही है, बट अगैन टू व्हाट एंड एट व्हाट कॉस्ट, इस चीज़ पे हमने आज एक फ़ैसला करना है कि आया इससे कोई ऐसा मुस्बत नतीजा निकलेगा जिससे आपको और मुझे को फ़र्क पड़ेगा या आवाम को या मुतलका पार्टियों के सपोर्टर को। मेरा तो नहीं ख्याल, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा। या फिर हाँ जी यही वो लास्ट स्टैंड है जो पीटीआई ने खड़ा रखना है अपना और हुकूमत ने अपना रखना है और एंड में आर पार हो जाएगी। मुझे ये भी नहीं लगता। अच्छा देखिए, एक तो इस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज की हुकूमती जो स्ट्रेटजी थी जिससे अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता।
देखें, आप धरना जो है उनको, धरने वालों को इस्लामाबाद आने देते, ठीक गलत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो बेहतर होता हुकूमत के लिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि जी लॉन्ग गेम है, पीटीआई बैंक कर रही है कि ठीक है आप लॉक किए रखें, हमारे जो लाहौर के कारकुन हैं वो लाहौर रहेंगे, जो हमारे केपी के कारकुन हैं वो केपी रहेंगे। जिस दिन आप इस्लामाबाद खोलेंगे, गैप मिलेगा, उस दिन हम एंटर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये इस्लामाबाद खोले रखते, वो आज की तारीख में पहुंच जाते। अच्छा, ये हमने कल भी बात की थी कि जी अगर धरना होना है, और जाहिर है ये जो आपकी पीटीआई है, जो ये धरना जिसने कॉल की है, ये तो चाहती है, मतलब इनके तो छोटे मुतालबात में से एक है ना कि जी 70 साल से ऊपर वालों को घर भेज दिया जाए। इनके इवेंचुअली तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं और फौरी तौर पे करवाए जाएं। अच्छा, और ये हुकूमत जो है वो यही कहती है कि जी हम अगर इनकी 2 शराइत मान के ये धरना पोस्टपोन भी कर लें तो क्या गारंटी है कि अगले महीने दोबारा 2 शराइत के साथ नहीं आएंगे, और इवेंचुअली 3 महीने बाद वही जो सबसे बड़ी शर्त है कि जी इलेक्शन फौरी तौर पे दोबारा करवा लिया जाए, वो लेके दोबारा ये नहीं आएंगे। तो अगर ये इसकी कोई गारंटी नहीं है तो हम इनकी पहली 2 शराइत भी क्यों माने? ये हुकूमती मौक़िफ़ मेरे ख्याल में यही है, उनका माइंड सेट ये है। अच्छा, अब बात ये है कि हमने कल भी यही बात हो रही थी कि अच्छा जी अगर पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है तो प्रोटेस्ट एक महंगा शौक है, नाश्ता कौन लेके आ रहा है, दोपहर का खाना कौन कर रहा है। अच्छा, अगर ये इस्लामाबाद आ जाते तो वहाँ पे ये सारे इंतज़ामी मामलात सबके लिए, क्योंकि मतलब केपी गवर्नमेंट के लिए भी वो एक फॉरेन टेरिटरी है या वो एक डिस्टेंस है अपने होम ग्राउंड से, लाहौर के लिए भी, जेलम के लिए भी, अगर किसी ने सिंध से आना है उसके लिए भी, मतलब कैपिटल है ना, सबसे अलग है। अब हुआ क्या है कि लाहौर के कारकुनान सारे लाहौर में ही हैं, उनका रोटी पानी खाना सारा घर से ही चल रहा होगा, अपने केपी वाले केपी में ही है, ठीक है। सो अभी तो जो खर्चा वो चीज़ जिसने पीटीआई को दुख पहुंचाना था या तकलीफ पहुंचानी थी वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई, और मुल्क बंद है। वो वहाँ है जहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट है फिलहाल। एग्जैक्टली। सो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये जो स्ट्रेटजी हुकूमत ने बनाई कि हम सारा कुछ पहले लॉकडाउन कर देंगे, उसका हुकूमत को फ़ायदा क्या हुआ। और ये तो अगर हफ्ता बंद रखें तो 1 हफ्ते बाद जब खोलेंगे और वो दोबारा मार्च शुरू करेंगे तो बेसिकली पीटीआई का प्रोटेस्ट तो शुरू ही उस 1 हफ्ते के बाद होगा, जबकि हुकूमत 1 हफ्ते से अंडर सीज है। सो ये, और उसका नुकसान अपनी जगह है। अच्छा, वो जिस तरह से आपने और चीज़ों का जिक्र किया, कई लोग इलाज के लिए अपने बच्चों को पैदल उठाकर लेके गए, वो बड़ी तकलीफ हुई। उसके अलावा अब जाहिर है अब कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जिन पे हम मनोअन उन पर बिलीव नहीं कर सकते। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ जो है वो फेक भी हो जाता है, बहुत कुछ जो है पुरानी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं। अब वो सबको जब तक आप बाकायदा चेक ना कर लो तो आपको नेशनल टेलीविज़न पे बयान इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि शेलिंग वाली वीडियोस तो कुछ ऐसी इतनी करीब की हैं, पुलिस के करीब की, कि वो यकीनन जो है वो रियासत की अपनी वीडियोस है। मतलब सरकार ने खुद अपने कैमरामैन से वो वीडियो बनाई है, शायद धाक बिठाने के लिए कि हम इस दफ़ा बड़े सीरियस हैं, बड़ा आनी हाथों से निपटेंगे, वरना जाहिर है मतलब एक आम बंदा तो पुलिस के इतने करीब जाए। सो फिर से अगेन मेरा ख्याल ये है कि अगर रियासत डरी हुई लगेगी तो जो दूसरी साइड के लोग हैं वो बजाय के खौफजदा होने के, वो शायद उनको और हल्लाशेरी मिले। तो अगेन मेरे ख्याल में तो ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की, ये वेल थॉट आउट नहीं थी सर। एक तो एक्सक्यूज़ मी, वेल थॉट आउट नहीं थी। दूसरा सर, इस चीज़ के ऊपर मैं तो वैल्यू लगाने के लिए तैयार हूँ कि इन रुकावटों की बायस और इन सारी जो बंदिशों की बायस जो एक नुकसान एक मईशी तौर पे हुआ है या हो रहा है, आया आज संडे है, कल को लिफ्ट तो नहीं हो रहे ना, ये सब कुछ लगे रहेंगे ना, क्योंकि अब एक एंटिसिपेशन है कि यार ये कभी भी आ सकते हैं। तो एक तो उसकी वैल्यू है, फ़र्ज़ करें वो बिलियंस में ख़त्म होगी बात। एक और चीज़ की वैल्यू है सर कि आपका जो पर्सनल एक क्लाउट है उस जगह के शहरियों के साथ, उस अवाम के साथ, उसमें भी डेट्रीमेंट होगा। अब सर उस इलाके में, उस अहाते में जो लोग रहते हैं उनके जहन में एक बात तो होगी ना यार कि अब पंजाब वाले फिट हैं, इस दफ़ा तो वहाँ पे
उन्होंने समझ लिया कि यार कि यहाँ पे हम एक नीम सी बंदिश करेंगे, कोई ऐसा बंद नहीं है। लाहौर इज़ ओपन, कराची इज़ ओपन, फैसलाबाद इज़ ओपन, एवरी अदर सिटी इज़ ओपन, इस्लामाबाद बंद है। तो सर जो इस्लामाबाद में सिर्फ कुछ सियासी लोग रहते हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी रहती है, वहाँ पे शहरी हैं, उनकी एक कम्युनिटी है, और साथ पिंडी बंद, पिंडी चले जाए, पिंडी बंद है, वहाँ पे तो बहुत एक अवाम रहती है। क्या आप ये नहीं देख रहे कि आप कितना पॉलिटिकल क्लाउड भी लूज़ करेंगे इस चीज़ के अंदर? देखिए हर चीज़ जो है वो बॉयल डाउन करती है। ये अगर आप अमेरिकी इलेक्शन की मिसाल ले लेना तो उसमें एक बड़ी कहावत है कि जी जिस सेकंड आप प्रेसिडेंट इलेक्ट बन जाते हैं ना तो आपका री इलेक्शन शुरू हो जाता है। इस मुल्क में तो ये मुहावरा इतना ज़बरदस्त बैठता है कि जिस सेकंड आप प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इलेक्ट हो जाते हैं तो आपका तो फ़ौरन मीटर डाउन हो जाता है कि आपने री इलेक्शन के ऊपर अपना मोटिवेट करना है अपने आप को, ताकि को बहुत से कम चीज़ें हो कि आप बाहर हो जाए। तो ये तो एक ऐसी मूव थी कि जिसके अंदर मुझे तो समझ नहीं आई। अगेन हमने कल परसों, हम पिछले पूरे हफ्ते, इस वीकेंड सॉरी, हम ये बात करते रहे कि हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो इतना सख्त जो है वो ज़रा प्रीएम्प्टिव था। अब पीटीआई वालों ने उसको अच्छा रीड कर लिया, अब रीड करके वो कह रहे हैं यार कि हम वेट करेंगे। शायद सर गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी बैंक कर रही थी कि यार इनको भी तो किसी ना किस्म की जैसे आप कहते हैं कि पैसों की ज़रूरत है। मैं एग्री करता हूँ, 100% आपसे एग्री करता हूँ कि इस चीज़ में पैसा लगता है, बट सर किसी जगह एक जगह बैठ के मतलब एज बैठे रहना, उसके लिए तो इतना पैसा नहीं लगता जितना एक जगह पहुंच के उनको फिर रखना वहाँ पे जितने पैसे लगते हैं। तो ये एक पीटीआई की जो मूव है, जो आप और मैं और हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कि ऐसे ही है, तो ये तो आउटस्मार्ट भी किया उन्होंने गवर्नमेंट को एक हद तक। अब आप देख लें आज के दिन बयानात भी जो हैं, वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो जाए, वो फेडरल मिनिस्टर हो जाए इंफॉर्मेशन के, उनके बयानात जो हैं वो इस चीज़ पे हवर ही नहीं कर रहे जो पहले होती थी। जी बंदे बड़े कम थे, इतना बंदा नहीं आया। क्यों नहीं वो बयान आ रहे? क्योंकि बंदा ही कोई नहीं आया। उससे भी बच गई पीटीआई। सो माई पॉइंट इज़ कि एंड ऑफ द डे माजरत के साथ इसमें फ़िलहाल हुकूमत जो है वो मुझे लग रहा है थोड़े बैकफुट पे है, बैकफुट पे आ गई है। देखें कल का आप हमारा शो निकाल के देख लें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हमने कल ये कहा कि जी अच्छा पीटीआई आ जाएगी इस्लामाबाद वो पहुंच गए। आज की तारीख में पता लगेगा जब सुबह, जब सबको नाश्ता पहुंचाना है तो फिर पता लगेगा कि अच्छा कितने स्टे कर रहे हैं, कितने रह रहे हैं और क्या मामला हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने आउटस्मार्ट कर दिया हुकूमत को, मैं उस पर पीटीआई को भी कोई इजाफी नंबर देने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये इतना बेसिक चीज़ थी कि जब सारा कुछ बंद ही हो गया, ठीक है, मतलब आज जब पीटीआई वाला कोई इस्लामाबाद पहुंचेगा ही नहीं तो हमने सुबह क्या देखना है? हमने सुबह कुछ भी नहीं देखना। सो ये तो अब हम सुबह उस दिन देखेंगे जिस दिन पहला पीटीआई वाला इस्लामाबाद पहुंचेगा। सो ये तो बेसिक ही, मतलब इतनी बेसिक लेवल पे गलती हो गई। मतलब आज उनको आने देते ताकि कल से चेस हम खेलने शुरू करते हैं। मतलब हमसे मुराद है कि गवर्नमेंट और पीटीआई आपस में चेस मूव्स होती। अभी तो चेस मूव्स शुरू ही नहीं हुई, पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो उल्टा दिया है हुकूमत ने। तो अगेन ये अब पहले हुकूमत जो है वापस चेस बोर्ड को सीधा भी करेगी, सारी गोटियां भी उसके ऊपर रखेगी, उसके बाद फिर उनसे भी रिक्वेस्ट करेगी कि अच्छा अब नाउ मेक योर फर्स्ट मूव। सर दूसरा आप ये देखें कि चलें ये तो हो गया ना, हम एक सिटीज़न के लेवल पे बात करें, शहरी के और अवाम की हद तक। सर इतनी एक डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स हैं, एम्बसीज़ हैं वगैरह हैं इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ तक रसाई अब लोगों की नहीं रही। किसी के वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, किसी ने बाहर ट्रैवल करना हो, वो ट्रैवल भी इस वजह से करना हो कि यहाँ से वो ज़र मुबादला यहाँ पे लेकर आना है, कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। वेकेशन तो अभी नवंबर में तो कोई छुट्टी मारने नहीं जा रहा ना यूरोप के अंदर सॉरी। सो वो बंद, उनका अमला यहाँ पे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देख रही, उनके लोग यहाँ पे हैं मौजूद और वो भी देख रहे हैं कि यार ये 2-3 महीने बाद ये इस किस्म का एक शुगल लग जाता है। यहाँ पे शुगल तो गलत लफ्ज़ है माज़रत के साथ, बट मतलब है तो इसी तरह ना कि भाई आप ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, हम ये करेंगे, आप वो करेंगे, बट देयर इज़ अ होल कम्युनिटी लिविंग विद इन दीज वॉल्स। मतलब इस्लामाबाद छोटा सा शहर है बट उसके अंदर से ही पावर ड्राइव होती है। एक तो एम्बसियों की हद तक हो गया। उसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि किसी का वाकई में
कोई ऐसा कारोबारी काम हो जो इस्लामाबाद में होना है और डील होनी है, ना वो शख्स बाहर जा सकता है ना वो एंटर कर सकता है, जिससे कोई मुल्क को फ़ायदा होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस कैसे लगे हुए सर? मुझे बताएं, एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में एक आदत जो शायद जिसका कसूरवार पीटीआई ही है, क्योंकि बाकायदा धरने वाला जो कल्चर है वो तो पीटीआई ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे किया जाता है। तो उन्होंने बेसिकली बेस सेट की ना उसकी, क्या तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ जो उन्होंने बेस सेट की है, लेकिन चूंकि उन्होंने वो सेट कर दी है, अब उसी पे उस दिन से आज दिन तक उसी मोमेंटम पे चीज़ें चल रही हैं, उसी मिस्तर पे चीज़ें बैठ रही हैं। सो क्या गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी यही है और कोई काम नहीं है? पीआईए की नजकारी जो है वो किधर गई? उसके अलावा मईशी सूरत हाल बहुत बेहतरीन हो गई, आईएमएफ से सेकंड ट्रांच मिल गई है, आप उसके साथ 10 और चीज़ें गिनवा दो, स्मॉग का इशू ख़त्म हो गया, ये सब मसले हल हो गए हैं। जो अब हम एहतजाज दो सियासी पार्टियां खेलेंगी आपस में, या बाकी सारे मसले हमारे सर अब ठीक हैं, अब हम यानी कि चिल करें। आवाम को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि यार मेजर इशू पिछले 4 दिन से यही है कि ये जो वो कहती है गवर्नमेंट के 1000 बंदा है, वो कहते हैं हम लाख बंदा है, यानी कि 1000 और 1 लाख बंदे के बीच में अब सारी गवर्नमेंट जो है दे आर एट अ स्टैंड स्टिल। बुनियादी बात यही है ना कि उसके अलावा जो इंटरनेट की बंदिशें हुई हैं, ठीक है, और पूरे मुल्क में तो चलो अभी फ़िलहाल कम हुई होंगी, लाहौर शहर ठीक था, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैं आई कैन अज्यूम कि पिंडी इस्लामाबाद में तो मसला हुआ होगा। अगेन पिंडी इस्लामाबाद के सारे लोग तो धरना नहीं देना चाहते थे ना, सबके कारोबार भी होंगे, सबकी नौकरियाँ भी होंगी, वो सारा कुछ मसला हो गया। बुनियादी बात वही है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, मतलब हम इस वक्त तक एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि कल सुबह तक आधा रिजल्ट निकल आएगा। ये जो हुकूमत को ये भी शौक था कि हम आनी हाथों से निपटेंगे, और भाई वो उन्होंने आना था तो आपने निपटना था ना, अभी तो आपने निपटा भी नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। सो ये पहले हमें ये पता था कि मैं और आप ऑफ कैमरा हम एक दूसरे से लोग ड्राइंग रूम चैटर जो होती है कि सब कि यार ये कितने दिन रुकेंगे, इतने दिन में कुछ शर्त मानी जाएगी, अच्छा इतने दिन बाद इनको निकलना पड़ेगा, जो हमारे आपस के तज्जिए तासुरात होते हैं, अभी वो शुरू ही नहीं हुआ सर, अभी शुरू नहीं हुआ और हमने इतनी बातें पहले ही कर ली हैं, और ये भी मतलब बातें जो ज़रूरी हैं। लास्ट मैं सर ब्रेक से पहले कहना चाहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है, इंडिया ने आना था, अभी वो मामला टंगा हुआ है, वो नहीं देख रहे होंगे सर ये चीज़ की यहाँ पर तो शहर ही बंद हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है और जी कॉल आ गई, अब क्या करें? ये कॉल जो है ना सर, ये बात जो है ये भी ठीक नहीं है। हुकूमत का इसको इतना सीरियस लेना, ये भी मेरे नज़दीक एक ठीक अमल नहीं है। इसके अंदर जो नुकसानात होते हैं दे आर नॉट वर्थ दैट पॉलिटिकल कैपिटल जो उनको लग रहा है वो गेन करेंगे। बारह सर यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब सर हमें जाना पड़ेगा ऐसी स्टोरी पे जो हम कुछ देर से करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतनी एक डेवलपिंग स्टोरी थी, उसके अंदर चीज़ें आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो हमने सोचा उस पर थोड़ा सा हम सब्र करके ज़रा उसके ऊपर एक ज़रा तफसीली बात करेंगे। निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान सर, उसके अंदर एक इस कदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि डायलिसिस का जो उनका वार्ड है उसके अंदर ये पता चला कि डायलिसिस के दौरान और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो HIV पॉजिटिव, एड्स पॉजिटिव हो गए। अब उसके बाद एक तफ्तीश शुरू हुई, एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई जिनके जो नताइज हैं वो भी सामने आए, और जो वाइस चांसलर हैं वहाँ के उनको भी इसके अंदर मुलज़िम ठहराया गया है। और ये सारी मामला है जुमे के रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये सारे बड़े सख्त इक़दामात लिए कि उनके ऊपर एक बड़ा केस होना चाहिए और सारी चीज़ें तफ्तीश बाकायदा होनी चाहिए, और मज़ीद इसके अंदर बहुत चीज़ें रह गई। अब ये कैसे हुआ, इसके अंदर आगे जाते हुए क्या चीज़ें होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है वो ये हैं कि डायलिसिस के दौरान कोई ना कोई टेस्टिंग के अंदर मामला जो थे उनमें को मसले मसाइल थे, जो उसके बाद आपने जिससे कि प्रिफ्रेज हुई है टेस्टिंग के अंदर वो भी मंजर आम पे आई, और उसके साथ साथ सर एक 30 से 35 बंदा जो है वो अब HIV
के मरीज़ बन चुके हैं फ्रॉम अ डायलिसिस वार्ड। अब ये इतनी आयरॉनिक बात है कि एक ऐसा वार्ड जिसमें किडनी के पेशेंट्स जो हैं, जो किडनी फेलियर में हैं, उनको आप ठीक कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और वो इस नीयत से वहाँ आते हैं कि हमारी ज़िंदगी प्रोलॉन्ग हो रही है और हमें एक लाइफस्टाइल जो हमारा मेंटेन हो रहा है थ्रू डायलिसिस, वहाँ पे उनको इस किस्म की अनसैनिटरी कह लें उनको, या जो भी चीज़ कह लें उसको, उसकी वजह से वो अब मज़ीद एक बीमारी उन्होंने पाल ली है। और ये जो निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान है, इसके अंदर जाहिर है ये एक इंटरनल मामला है। वो वीसी साहब कहते हैं जी कि हमारा तो कंसर्न ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पेन का डब्बा ऑर्डर करने की इजाज़त नहीं है, इस किस्म की उन्होंने बात की थी। मतलब सब अपने ऊपर से लायबिलिटी उतारते। सो ये सर बड़ा संगीन मसला है। और अगेन जो मैं लास्ट टॉपिक पे बात कर रहा था, दिस शुड बी अ वेरी सीरियस नेशनल इशू, लेकिन हम जो है एहतजाज में लगे हुए। हाँ जी, ये ख़बर सुनने से पहले मेरे एक अजीज़ हैं जो कि कराची में रहते हैं, जो डायलिसिस करवाते हैं, वो लाहौर आए हुए थे किसी काम से, और उनको जो है वो एक दिन उन्होंने एक्सटेंड करवाना पड़ गया। और फिर उसके बाद हमने इंसिस्ट किया कि आप एक दिन और एक्सटेंड कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वापस डायलिसिस करवाना है। तो मैंने कहा जी यहाँ पे कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं, किसी अस्पताल में ढूंढ लेते हैं जगह। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, वो जहाँ से मैं करवाता हूँ मैंने वहीं से कराना है, ये बड़ा ख़तरनाक है मुख्तलिफ़ जगहों से करवाना। मैं कहा कि समझा नहीं मैं क्यों इतना ख़तरनाक है। उन्होंने कहा नहीं, वो सफाई वगैरह का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता। और ये इसके थोड़े दिन बाद मैंने ये वाली ख़बर जो आप सुना रहे हैं ये मंजर आम पे आ गई। सो यहाँ पे ये बड़ा मसला है। और HIV तो ज़ाहिर है एक बहुत ही एक्सट्रीम बात है, बट अदरवाइज़ जो लोग डरते हैं उनको हेपेटाइटिस तो हो ही जाता है, और वो भी बल्कि मतलब ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनको बाद में डोनर मिल जाता है और उनकी पेवंदकारी होनी होती है, ट्रांसप्लांट होना होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है हेपेटाइटिस का, और उसके बाद उनका ट्रांसप्लांट होता है। और ज़ाहिर है वो उसको इतना एक्सट्रीम नहीं समझा जाता, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम मामला हो गया। सो ये एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ ये कि मसला है, मुझे और आपको शायद इस खबर के आने के बाद पता लगा, लेकिन जितने पेशेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं। सर एक तो जानते हैं, दूसरा देखिए मसला इतना बड़ा है, और ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर तो हम आते ही आते हैं, बट डायलिसिस इटसेल्फ जो है वो एक बेसिकली आप अपनी पूरा जो जिस्म के अंदर आपका खून है उसका एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको आप आर्टिफिशियली या थ्रू मशीनरी जो है वो कर रही हैं। दैट इज़ डायलिसिस बेसिकली, कि क्योंकि आपकी अपनी फ़िल्ट्रेशन जो आपकी किडनीज़ ने करनी है वो कर नहीं सकती क्योंकि फ़ेल हो चुकी है, तो ये उस तरह से होगा। अब उसके अंदर सर ब्लड थिनर्स भी लगते हैं, उसके अंदर बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है और बड़ी एक मशीन होती है ये, और ये बड़ी महंगी मशीन होती है। ये तो मैं शुक्र करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे शहर हैं जो ये सहूलत देते हैं पेशेंट्स को ऐसे, लेकिन उसके अंदर भी आपने जैसे हाइजीन की बात की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी किस्म का बैक्टीरिया या किसी किस्म की चीज़ या कोई किस्म का वायरस वो अगर उसके अंदर दाखिल हो जाए किसी भी वजह से, तो वो बड़ा एक ख़तरनाक चीज़ होती है, जैसे हमने देखा इस केस के अंदर। दूसरा सर, ये सारे लोग जो हैं उनका एंड ये ट्रीटमेंट नहीं होती है। डायलिसिस जो है वो बेसिकली जब आपने डिस्कवर कर लिया है कि आप एंड स्टेज किडनी फेलियर पे है, मतलब इसकी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2 ऑनवर्ड्स होता है। जब क्रेटिनिन लेवल होता है उसकी बेसिस पे आपको डिक्लेयर किया जाता है कि आपका किडनी फेलियर का स्टेज क्या है। जब आप एंड स्टेज पे होते हैं तो फिर डायलिसिस पे आपको डाला जाता है। और जब आप डायलिसिस पे चले जाते हैं तो उसके बाद आपका ये एक मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं होता। एक बॉडी जो है वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डायलिसिस जो है वो कई साल तक आप फैलाओ उसका डाल सकते हैं, कर सकती है। उसके बाद इवेंचुअली इसका हल यही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो आपका। अब वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है उसके भी बड़े मसले हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो बैकडोर ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं या अंडरग्राउंड ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं कि आप किसी भी शख्स जिससे आपका मैच हो जाए आप उसको किसी सरकारी अस्पताल या किसी जगह पे ले जाए या प्राइवेट में भी ले जाए, तो
तो जब तक उसके ऊपर नादरा से लेके हर दारे का एक एनओसी नहीं है तब तक आप उस शख्स की किडनी आप ले नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ ये अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि फिर बहुत ज़्यादा लेन देन का मामला शुरू हो जाता है। और वो भी सर पूरा पैनल बैठता है, एक अस्पताल जो किडनी ट्रांसप्लांट करता है या लिवर ट्रांसप्लांट करता है, एक पूरा पैनल बैठता है और दो लोग जो रिश्तेदार भी हो आपस में वो भी जब सामने बैठे वो पैनल असेस करता है कि यार इनका कोई लेन देन का मामला तो नहीं है, या इन पे कोई दबाव तो नहीं है, तो उस सब मुश्किलात को ऊपर डालते हुए आपने इवेंचुअली को ब्लड रिलेटिव ढूंढना है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके ख़ानदान का कोई शख्स हो सकता है, आपकी बेगम नहीं हो सकती, वो आप उस किस सूरत में हो भी सकती है, लेकिन अगेन ब्लड रिलेशन जो है वो प्रूव करना मुश्किल हो जाता है उस सिनेरियो के अंदर। सो वो करते कराते सारे मरले पास करते करते एक दफ़ा जब आपको सर मैंने वो फ़ाइल देखी हुई है सर, वो इतनी कुछ चौड़ी फाइल होती है जिसकी बेसिस पे फिर एक सर्जन अग्री करता है कि यार ये एक लीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, और वो फिर हो जाते हैं और लोग रह रहे हैं। लेकिन एक बहुत तादाद सर इस वजह से पीछे रह जाती है जो कि डायलिसिस पे है। अब इस खबर के बाद आप मुझे बताएं कि जैसे आपके जानने वाले थे, वो क्यों किसी रैंडम डायलिसिस सेंटर पर जाकर डायलिसिस कराना चाहिए और कराना भी नहीं चाहिए? यकीनन अब देखिए ना, बात ये है कि जाहिर है डोनेशन या ऑर्गन मतलब कोई माने आपका फैमिली मेम्बर जो आपको देना चाहे, वो कोई ऐसे तो है नहीं है कि हर वक्त कोई तैयार होगा, हर वक्त क्रॉस मैच हुआ होगा। आपने खुद बताया कि प्रोसेस भी बड़ा लंबा है। सो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा साल, कई लोगों को शायद सारी ज़िंदगी, जितनी भी उनकी ज़िंदगी होती है इस पे ही रहना पड़ता है डायलिसिस में। अच्छा, अब बात ये है कि जैसे आपने कहा कि एक तरीका है जिसमें एक मशीन वो काम करती है जो आपकी किडनी कर रही है, लेकिन बहरहाल अब कोई भी पेशेंट हो, किसी भी चीज़ का हो, मेडिकल साइंस की वजह से, अस्पतालों की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से कोशिश ये है कि उनकी लाइफ जितनी नॉर्मल हो सके उतनी नॉर्मल। लाइफस्टाइल मेंटेनेंस। अच्छा, अब वो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस का मतलब ये है कि वो शख्स काम भी करता रहे। अगर वो शख्स एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता है, ये उसकी काम की रिक्वायरमेंट है और उसमें हिम्मत है, तो फिर उसको कर सकना चाहिए। अब आप इस रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इस तरह की से कि जी एक बंदा जहाँ कंफर्टेबल है वो अपने डायलिसिस वाले दिन तो शहर नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह ये है कि उसको खबरें ये मिल रही हैं कि मैंने कहीं और से डायलिसिस करा लिया तो मेरे साथ ये भी हो सकता है। तो आपने इफ़ेक्टिवली एक बंदा जो अफोर्ड भी करता है, जिसको टाइमली पता भी लग गया है, जो कि अपने इस प्रोसेस का हिस्सा भी है, वो उसका भी आपने लाइफस्टाइल जो बेहतर हो सकता था वो आप नहीं रखते। और सर अफसोस की बात यह है कि अभी तक बात ये हो रही है कि जो उस अस्पताल के मुतलका लोग हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, उनको कुछ कर दिया जाए। ज़ाहिर है सर, ये तो हमें पता है कि निकालना और सस्पेंड करने की असल क्या होती है वजह, मतलब क्या होता है, मतलब कि इवेंचुअली वो लोग जो है वो वापस भी आए थे। बारह सर एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है, हमने डेफिनेटली शो पर डिस्कस करनी थी, यहाँ पर जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर चलते हैं सर क्रिकेट की दुनिया में। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का एक मैच था सर, पाकिस्तान वो मैच हार गया डकवर्थ लुईस मेथड के तहत हारा। लेकिन सर कुछ जो इसके अंदर चीज़ें जो हुई हैं उनके पर बात करना बनती है कि सर जिम्बाब्वे जो थे 125 थे फॉर 7, लेकिन एंड में उन्होंने 205 का टोटल जो है वो पुट अप किया। तो एंड में क्या हुआ, वो 3 विकेटें हैं, उनमें क्या स्कोर हुआ, कैसे कर लिया उन्होंने, ये बात होगी। और दूसरा पाकिस्तान तो आई थिंक एक पॉइंट पे से 60 फॉर 6 था, इस किस्म का कोई फिगर था। तो आखिरी पॉइंट पे यही था। तो आखिरी पॉइंट पे यही था। तो उसके बाद जब डकवर्थ लुईस मेथड अप्लाई होता है तो वो एक फेयर मेथड माना जाता है ना। तो इसको जो लोग कहते हैं कि जी उस तरह से हार नहीं है, ट्विटर पर चल रहा था कि देखें जी वो ये नहीं, बात तो ये कि सर जिम्बाब्वे से हम आज हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक T20 टूर्नामेंट तो हारे ही, लेकिन वनडे हम जीत के आए। टीम यहाँ पे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो अच्छी तरह खेल के निकली। तो सर बड़ी एक जो ग्राफ बन रहा है ना, बड़ा इरेटिक ग्राफ बन रहा है कि मतलब ये वही वाली सर मुझे याद आ गई जब वर्ल्ड कप के अंदर USA से मैच हुआ था। तो एक्सपेक्टेशन बड़ी हमारी ना अभी भी वो है कि यार ये जो है ना टीमें जिम्बाब्वे, UAE, USA वगैरह, ये इनसे तो हम ना कर ही लेंगे। आई थिंक ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं,
ये तमाम टीमों की हद तक है कि ये अपसेट्स जो है ये होंगे क्रिकेट के अंदर। और मेरा तो अपना ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। इसका मतलब है कि वो नेशंस जो हैं जो क्रिकेट में ऐड हो रहे हैं और जो अपनी नेशनल टीम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और जिम्बाब्वे खैर पुरानी है बट वो अपनी क्रिकेट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देखिए सर, इसमें ना आपने जो कहा है उसी में जवाब है कि आप गए ऑस्ट्रेलिया, आप वनडे सीरीज़ जीत गए और T20 हार गए, और उसके बाद आप आए जिम्बाब्वे और आप वनडे ही हार गए। ठीक है, उससे पहले आप पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीत चुके थे। मैं यही कहता हूँ कि वो जिस दौर में बड़ी बात होती है ना कि जी वो बड़ी शानदार टीम थी, मिसबाह उल हक के अंडर हम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए थे, कोई उसमें उस दौर में ये भी निकाले कि हम वनडे रैंकिंग में कहाँ थे। देखिए, मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो मेथड बिहाइंड द मैडनेस। हम हादसाती तौर पे कभी बहुत अच्छा कर जाते हैं, कभी बहुत बुरा कर जाते हैं। कोई तरीका कार क्योंकि डोमेस्टिक में नहीं है ना, इस वजह से आपको नेशनल साइड पे भी कोई कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं नजर आते। मतलब फिर वही बात है, देखिए हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 नहीं हो। पाकिस्तानी टीम 3 साल नंबर 3 पे रहे। मतलब हम कहें कि यार कंसिस्टेंटली पाकिस्तान जो है ना नंबर 3 आ रहा है, मतलब नंबर 4 आ रहा है, नंबर 5। पाकिस्तान एक दिन अर्श पे होता है, एक दिन फर्श पे होता है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम सर, इरेटिक है ना। और देखें इस मैच के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि चलें जी सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया, ओके फाइन। तो इसका मतलब है हम तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि ये कि जी हमारे सिर्फ सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ मैच खेल सकते हैं। ये जो सीनियर्स हैं ये कभी रिटायर चलें कर होपफुली कर जाएंगे, जब भी करेंगे उसके बाद जूनियर प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ऊपर आना है, उन्होंने खेलना है। मेरे तो ख्याल में सर पाकिस्तान के अंदर जब ये सीनियर जूनियर वाली बात होती है ना, मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा उस तरह का निज़ाम है ही नहीं। यहाँ सीनियर 3 प्लेयर जो है वो टीम छोड़ना नहीं चाहता, जूनियर 3 प्लेयर जो है उसको टीम में जगह नहीं मिलती, तो हम तो एक दरमियाने लेवल पर ही चल रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है बड़े सालों से। यकीनन सर, इस पे जो आज सुहेब मकसूद साहब ने अपना रोना रोया है ना, अगेन वो ज़ाती नौयत में तो वो जज्बाती हो सकते हैं, वो अपने बारे में उनकी जो है तासुर वो गलत हो सकता है, लेकिन जो जेनेरिकली उनकी जो बात है ना उससे मैं पूरा साहब कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं प्लीज़। तो सुहेब मकसूद साहब कहते हैं कि I still can't digest. I was benched 17 games in 2 seasons in PSL. कि 17 गेमों में उनको 2 सीजन में PSL में खिलाया नहीं, बेंच पे रखा। एक तो ये उनकी बात है। उसके अलावा कहते हैं ये उस सब चीज़ की बात कि जब मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी एक दफ़ा बना था PSL के अंदर, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर 35 साल की एक लिमिट लगा दी T20 डोमेस्टिक के ऊपर। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ उन प्लेयर्स को जो स्क्वाड नंबर 2-3 ईयर्स एल्डर जो है उनसे, और जो उनसे 6-7 साल एल्डर है, वो अब टीम के अंदर जो है वो शरीक हो रहे हैं। तो एक शख्स बात कर रहा है कि सर बेसिकली सर ये हुए हैं, आप कह लें सैंडविच हुई, ये उस चीज़ का बाय प्रोडक्ट है कि ना ये अपर ट्रांच में खेल सके, ना लोअर में खेल सके, ना वहाँ पे कुछ डोमेस्टिक में कर सके, ना नेशनल में कर सके, ये दरमियाने रहे। लेकिन प्लेयर अच्छे थे, अपने आप से कह रहे हैं, चले हम मान लेते हैं ठीक प्लेयर है। और उस सिस्टम की जो बनावट है और उसका जो एक सर्कुलर इफेक्ट है, उस मशीनरी के अंदर इनका कोई जब नहीं बना सिस्टम तो ही वाज थ्रोन आउट। ये वो बात कर रहे हैं सर। देखिए इसमें जो पार्ट है ना PSL वाला, उसमें वी विल नॉट टॉक, उसमें कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये कि PSL इज़ अ कॉर्पोरेट थिंग, ठीक है। एक जो फ्रेंचाइज थी उसने फैसला किया कि हमने शोएब मकसूद को पिक तो किया हुआ पर मैच नहीं खिलाना, परफेक्टली। और उसका टर्नओवर भी ज़्यादा है ना सर, कि वो हर साल होना है, उसका टर्नओवर ज़्यादा तेज़ है। बुनियादी हमें जो इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान ने T20 के ऊपर जो कैद लगा दी कि 35 साल से ऊपर का शख्स नहीं खेल सकता, ये किस तरह लगा दी। देखिए इस पे जब आप किसी से पूछेंगे ना, आप जो PCB से राय लेंगे, वो कहेंगे जी कि हमने तो बड़ा नेक नियति से ये किया है, क्योंकि एक शख्स अगर 35 साल का टीम में खेल रहा है डोमेस्टिक में, तो उसने एक यंगस्टर की जगह ली हुई है और उसके पास प्रमोट होके नेशनल साइड में आके देने के लिए कितने ही साल होंगे, तो हम तो एक यंगस्टर को जगह देने के लिए उसको नहीं खिला रहे। अब यहाँ पे मेरा ना एक जवाब है, वो ये है कि डोमेस्टिक टीम्स, ये प्लीज़ अपना ख्याल दुरुस्त करें कि डोमेस्टिक टीम्स का ताल्लुक सिर्फ इसलिए नहीं होता उनका मकसद कि उन्होंने आपकी नेशनल साइड को प्लेयर देने हैं। पूरी दुनिया में डोमेस्टिक टीम्स जो होती हैं वो खुद से रेवेन्यू जनरेट करती हैं, एक एंटिटीज होती खुद से। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि अगर एक बंदा
टीम को उसकी ज़रूरत है, टीम को वो अगर जितवा रहा है, टीम उससे रेवेन्यू कमा रही है, तो वो चाहे 4 साल का है चाहे 40 साल का है, टीम को क्या लगे। सर इस तरह आप ये देख लेना जिसके हमारे जिस मैकेनिज्म और जिस चीज़ के बाय प्रोडक्ट्स हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, जिसमें बानी पीटिया इमरान खान साहब मौजूद हैं, जिसमें वसीम अकरम मौजूद है, जिसमें वकार यूनुस मौजूद है। मैं सिर्फ बॉलर्स की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, बैट्समैन भी बहुत है। इंग्लैंड का काउंटी सिस्टम तब कहता है कि यार हमने ना प्लेयर लेने हैं जो सिर्फ होंगे 18 साल के, तो काउंटी सिस्टम उनका कोलैप्स कर जाता है, सीधी बात है। दूसरी तरफ से आप ये देख लें, जो PSL की हद तक आप बात कर रहे थे, हमारे जो इस वक्त कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब, वो जब कराची में खेल रहे थे वो बड़ी देर खुद भी बेंच रहे हैं, तो ये तो चीज़ PSL की हद तक साइड पे होगी। PSL साइड पे कर दो। डोमेस्टिक में सर काउंटी सिस्टम जो है, जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम है, उन्होंने उसको इतना एलिवेट किया है, इतना उसके अंदर इन्वेस्ट किया है कि वो इन इटसेल्फ एक पैरेलल लीग कह लें या पैरेलल एक दुनिया कह लें, जिसके अंदर से प्लेयर जो अच्छा तरीन प्लेयर है, जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, वो जब निकलेगा तो वो एक शू इन है फॉर अ नेशनल साइड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो बाकी रह गया है वो रणजी ट्रॉफी देख लें, आप इंडियन की डोमेस्टिक साइड आप देख लें, उसके अंदर उनका एक अच्छा करियर डोमेस्टिक प्लेयर जो है, फर्स्ट क्लास खेला हुआ, वो बंदा जो है वो इन हिज ओन लाइफस्टाइल वो बेहतरीन है, वो बड़ा अमीर आदमी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं तो सर ये कहता हूँ कि मैं क्रिकेट चले फॉलो करता हूँ, शो की हद तक भी करता हूँ, वैसे भी देखता हूँ, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ कि मैं डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करूँ, मैं भी शायद कुछ, लेकिन मेरे लिए कभी इंटरेस्ट किसी ने पैदा ही नहीं किया। सर आप देखते कहाँ पे, आपको टीवी पे दिखाए ही नहीं जाते डोमेस्टिक मैचेस, आप कहाँ जाऊँ, आपको ग्राउंड में नहीं आने दिया जाता डोमेस्टिक मैचेस। जी अक्सर मैचेस वो भी हमें याद है जी कि स्टेडियम भी बंद कर दिया था उन्होंने, तो अब कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा। सो बुनियादी बात यही है कि इनको डोमेस्टिक टीम्स को खुद से रेवेन्यू जनरेशन एंटिटी होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही, हमने पहले भी एक अपनी थ्योरी पेश की थी कि हमारी जो है ना जो रिक्वायरमेंट होती है PCB चीफ से, वो रिक्वायरमेंट ही गलत है। हम PCB चीफ लेके आते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ठीक कर दो। भाई उसका ये काम ही नहीं है ठीक करना। पाकिस्तानी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस की बेहतरी है ना, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एल्स। आप PCB का चीफ लेके आओ और आप इसको सीधा सीधा कहो कि भाईजान पिछले PCB का टर्नओवर इतने $1 मिलियन का था, अब आप आए हो तो आपके होते हुए कितने $1 मिलियन का इजाफा होगा इसके टर्नओवर में। जब वो उसमें इजाफा हो जाएगा और जब उसकी एलोकेशन इजाफे के बाद जो पैसा ट्रिकल डाउन होना है, जब वो ठीक होगी तो परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आपने थोड़ी PCB चीफ ने थोड़ी फैसला करना है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, ओपन कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये हो रहा है बड़े सालों से कि आप, लेकिन ज्यादती की बात है ना, ज्यादती की बात है कि यू पिक योर फेवरेट्स बेस्ड ऑन के जी आपको कौन पसंद है। ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात नहीं है, ये परफॉर्मेंस की बात है। और परफॉर्मेंस के अलावा ये इस चीज़ की बात है कि आपने इवेंचुअली आगे जाके लोगों को क्या देना है, आपने एक कंसिस्टेंट अप्रोच रख के मारे खा के आगे जाना है, तो वो बेहतर। मसला ये सर कि अभी हम जीते हैं ना सर, यहाँ पे जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, मुझे इस चीज़ से डर भी लगता है, खुशी भी होती है, डर भी लगता है कि यार इससे ये हो गया, देखा ना स्लम्प था, अब हम वापस आ रहे हैं। ये इस चीज़ को जब हम ये मेंटालिटी चेंज कर पाएंगे ना, तो आई थिंक तब बेहतरी की तरफ जाएंगे यकीनन। और उसमें जो है ना रोल्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा जब आके ये कहता है ना कि मैं क्रिकेट ठीक करने आया हूँ, मैं मुल्क के लिए आया हूँ, मैं, आपने खुद कुछ ठीक नहीं करना, लेट दिस सिस्टम वर्क। बड़ा सर वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।